आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10 CBSE केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। मैं हूं आपकी साइंस एक्सपर्ट वर्षा जोशी। मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़िए सिंपल एंड इजी मेथड में। हमने लास्ट सीरीज में जो केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया था। आप जैसे कि जानते हो केमिकल रिएक्शन मेनली 4 टाइप्स की होती है। हमने पहले इसमें देखा था, फर्स्ट है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है हमारी जिसे आज हम पढ़ने जाएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एंड फोर्थ है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। पहले 2 रिएक्शंस मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आप समझिए, तो आपको डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए मेरे साथ हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, और मैं जैसे हमेशा बोलती हूं कि मेरे नोट्स आपकी आने वाली बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वो लास्ट में शेयर किए। जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आपको बहुत इजीली नोट्स आपके हेल्प से आप आराम से हर क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन पहले ही पढ़ा दिया था, लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज का जानना बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है ये पहले हम देख लेते हैं। इट इज अ सीरीज ऑफ मेटल्स in order of reactivity from higher to lower on the basis of their reactivity capacity। ये आप जैसे यहां देख रहे हो, एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है मैंने मेटल्स की, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यानी जो ऊपर मेटल्स है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, जो नीचे मेटल है, आप यहाँ हाइड्रोजन देख रहे हैं, हाइड्रोजन को मैंने इस तरह से किया है क्योंकि हाइड्रोजन बेसिकली नॉन मेटल है। हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल्स होती हैं वो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, और हाइड्रोजन के नीचे जितनी भी मेटल्स होती है वो लेस रिएक्टिव होती है। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ये आप टॉप टू बॉटम जैसे जाते हैं ये डिक्रीज होती जाती है। इसका रीजन है, हम सब जानते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप यहाँ देखिए, पोटेशियम एंड सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि इनके अंदर, इनके लास्ट शेल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। नेचुरली 1 इलेक्ट्रॉन है, और आप सब जानते हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इसे बहुत एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, इसलिए पोटेशियम एंड सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। यहाँ पोटेशियम सोडियम के ऊपर आएगा, क्योंकि हम सबको पता है सोडियम का जैसे 11 होता है एटॉमिक नंबर, जिसमें 281 होता है, लेकिन पोटेशियम जिसका 19 होता है उसमें 2881 होता है। यहाँ नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, नंबर ऑफ शेल ज्यादा है तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तो ये पोटेशियम में और इजीली इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो जिसमें जितने कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट शेल के अंदर वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम आप जानते हैं 20 होता है, अगेन कैल्शियम में शेल्स ज्यादा होती है मैग्नीशियम के कंपैरिजन में, इसलिए कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। कैल्शियम के अंदर 2 होता है, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैग्नीशियम के भी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी एलिमेंट को वो कम रिएक्टिव होगा। इसलिए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एज कंपेयर टू पोटेशियम एंड सोडियम लेस रिएक्टिव होंगे। तो हम ये रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर मोस्ट रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम, उसके बाद आता है सोडियम, देन कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो नेचुरली 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इसके कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है। बीच में मैंने यहाँ पर नॉन मेटल कार्बन डाली है, क्योंकि हमें रिएक्शन में, हम रिडक्शन रिएक्शन या बहुत सारी रिएक्शन में कार्बन का यूज होता है। उसके बाद आता है हमारा जिंक, फिर आता है आयरन, फिर आता है हमारा टिन, और आता है लेड। इस तरह से रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। अब यहाँ हाइड्रोजन आ जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है।
हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल्स आप देख रहे हो ये रिएक्टिव मेटल्स कैटेगरी में आती है। बट हाइड्रोजन के नीचे आता है हमारा कॉपर। कॉपर बहुत लेस रिएक्टिव है। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी भी बहुत लेस रिएक्टिव है। सिल्वर, सिल्वर भी हम जानते हैं लेस रिएक्टिव है। गोल्ड एंड प्लैटिनम ये लीस्ट रिएक्टिव है। एक्चुअली गोल्ड एंड प्लैटिनम एक्वा रेजिया के अलावा किसी के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत हेल्प करेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। चलिए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा दी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूरी तरह डिपेंड होती है रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन more reactive element will displace less reactive element from its salt solution। यानी आप यहां देख रहे हैं आपके पास पोटेशियम एंड सोडियम है। पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। तो पोटेशियम जो है वो सोडियम को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन हम सोडियम एंड पोटेशियम रखते हैं तो सोडियम पोटेशियम को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट will displace less reactive element from its salt solution। तो ये हम देख लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हम कहते हैं ब्लू विट्रियोल। तो जो कॉपर सल्फेट है इसको एक्वस, इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करके इसका एक्वस सोल्यूशन बना लेते हैं। हम सबको पता है कि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर का होता है। अब इसके अंदर हम आयरन नेल डालते हैं, या तो हम आयरन डस्ट भी डाल सकते हैं या आयरन नेल डालते हैं। हम इस रिएक्शन को रख देते हैं थोड़े टाइम के लिए। तो नेचुरली आप जानते हो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इस सीरीज में देखिए आयरन आपका यहां पर आ रहा है और कॉपर आपका यहां पर है। यहां पर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर आयरन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, आयरन यहां पर मोर रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा, आयरन जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। बिकॉज आप जैसे डेफिनेशन में देख रहे हो, मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्ट सॉल्यूशन है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देगा। आपने देखा कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का यहां पर सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी जहां पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। अब सपोज ये रिएक्शन हम उल्टी करते हैं, रिवर्सिबल दे देते हैं। मान लो मैं इंस्टेड ऑफ कॉपर सल्फेट मैं आपको ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट दे देती हूँ। हम ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट में हम कॉपर डाल देते हैं। कॉपर की कॉइन है या कुछ भी कॉपर का कुछ भी एलिमेंट है, कुछ भी कॉपर का आर्टिकल डाल देते हैं। तो क्या रिएक्शन होगी? नो, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। कोई भी लेस रिएक्टिव मेटल कभी भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो यहां पर आप देख रहे हैं कॉपर जो है इट इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। यहां पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आगे और भी एग्जांपल्स आपको बताती हूँ। एक हम एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक में है ये। आप डायग्राम देखिए पहले। आप इस एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया है, आप टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं, बीकर में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। हमने कॉपर सल्फेट लिया है, ब्लू विट्रियोल, इसका एक्वस सोल्यूशन लिया है जो कि ब्लू कलर का होता है। नेचुरली ब्लू विट्रियोल है, ब्लू कलर का ही होगा। मैंने इसमें आयरन नेल डिप कर दिया है। आयरन नेल का कलर हम सब जानते हैं सिल्वर ग्रे कलर का होता है। मैंने इसे 24 आवर्स और कुछ समय के लिए इसको रख दिया। थोड़ी देर बाद जब मैंने आके देखा तो आप जैसे देख रहे हो कि जो कॉपर सल्फेट है, आप यहाँ रिएक्शन में देख रहे हो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना दिया है। तो आप यहाँ पर बीकर में देखोगे या टेस्ट ट्यूब जिसमें भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये पूरा ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा और आयरन सल्फेट का ग्रीन कलर बन जाएगा। जो फेरस सल्फेट है इसका पेल ग्रीन कलर यहाँ पर पूरी तरह कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना लिया है। और यहाँ पर जो नेल है, आयरन नेल जो थी यहाँ पर, आप इसको बाहर निकाल के देखोगे तो इसके ऊपर पूरा आप जैसे देख रहे हो कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है तो आयरन ने उसको
डिस्प्लेस कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हर साल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये एग्जाम में आती है। तो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हम कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिसकी हेल्प से आप बहुत क्लियरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ पाएंगे। यहाँ पर एक रिएक्शन देखिए, सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस लेंगे हम, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3। हम इसके अंदर कॉपर डालते हैं, आप कॉपर कॉइन डाल सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हम एक बीकर के अंदर सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लेंगे और इसमें हम कॉपर का कोई आर्टिकल डाल देंगे। कॉपर कॉइन इजीली मिल जाती है, या कुछ भी कॉपर की स्ट्रिप, कुछ भी हम डाल देते हैं। तो जब हम कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट में डालते हैं तो आप देखिए थोड़े टाइम बाद कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और सिल्वर अलग हो जाता है। यहाँ पर आप रिएक्शन में देख रहे हैं, आप इधर देखिए, यहाँ पर कॉपर Ag जो है ये लेस रिएक्टिव है कॉपर से। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag। कॉपर Ag से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर ये जो इसके सोल्यूशन में है AgNO3 के सोल्यूशन से कॉपर इसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी पोजीशन ले लेगा। तो यहाँ आप देखिए कॉपर, सिंस कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो कॉपर ने AgNO3 से Ag को डिस्प्लेस कर दिया और खुद आ गया कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन बना दिया। तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हम जिंक ग्रैन्यूल्स ले लेते हैं। जिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है सॉलिड फॉर्म में, इसे हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं जो लिक्विड है। HCl आपको पता है, बट HCl डाइल्यूट फॉर्म में होगा। तो आपको पता है कि जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव, आप यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर है और जिंक जो है यहाँ पर है। इट मीन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो जिंक क्या करेगा, HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, H2 गैस बन जाएगी और खुद जिंक यहाँ पर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड बना देगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक और देख लेते हैं लास्ट, ये हमारा KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। जैसे मेटल में भी रिएक्टिविटी होती है, नॉन मेटल्स में भी रिएक्टिविटी होती है। पोटेशियम ब्रोमाइड, इसमें हम डालते हैं क्लोरीन। अब आपको सबको पता है कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, तो क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन को यहां से निकाल देगा, ब्रोमीन निकाल देगा और आप यहां पर देख रहे हैं कि ब्रोमीन निकाल के इसने खुद पोटेशियम से रिएक्शन कर ली और यहां पर KCl का सोल्यूशन बना लिया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। एक बार फिर से मैं आपको क्विकली बता देती हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव मेटल या more reactive element will displace less reactive element from its salt solution। चलिए अब हम नेक्स्ट लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़ाई थी, इसमें लास्ट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मैं आपको बहुत सिंपल मेथड में पहले समझा देती हूँ। हम एक बीकर ले लेते हैं, इस बीकर के अंदर, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया है, मैंने ये बीकर लिया है, इस बीकर में मैंने 2 कंपाउंड्स लिए हैं और ये हमेशा एक्वस कंपाउंड्स होंगे। जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कंडीशन ही है कि जो 2 कंपाउंड्स होंगे वो एक्वस फॉर्म में होंगे। तो ये 2 मैंने एक्वस कंपाउंड्स ले लिए हैं और इनको मैंने मिक्स कर लिया। यहाँ पर क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। दोनों कंपाउंड्स के बीच में, 2 रिएक्टेंट्स जो हैं, इनके बीच में आयंस का एक्सचेंज होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने एक्वस फॉर्म में ले लिया, ये मैंने भी एक्वस फॉर्म में ले लिया है। अब A के ऊपर पॉजिटिव है, B के ऊपर नेगेटिव है, तो A जो पॉजिटिव है D नेगेटिव की साइड जाएगा और AD बना लेगा, और दूसरा जो B नेगेटिव है ये C पॉजिटिव से रिएक्ट होगा और C भी बना लेगा। तो ये जो 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसके अंदर एक प्रोडक्ट जो होगा वो एक्वस फॉर्म में होगा और इसके अंदर जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो इनसोल्यूबल होगा। यानी आप देख रहे हैं कि सपोज मैंने ये एक बीकर ले लिया है, आप ऐसे देख लीजिए, एक बीकर ले लिया है, इस बीकर में मैंने 2 कंपाउंड्स ले लिए हैं। तो इसके बाद जो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक तो प्रोडक्ट पूरा सोल्यूबल होगा जिसे हम एक्वस कहते हैं, और दूसरा प्रोडक्ट जो है इनसोल्यूबल होगा जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और थोड़े देर बाद आप देखिए प्रेसिपिटेट हैवी होते हैं सोल्यूशन से, तो वो नीचे आके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो मैंने पहले जैसे इंडिकेटर्स बताए थे, जब फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस हो रही है इसके कुछ इंडिकेशन साइंस होते हैं, तब मैंने आपको बताया था प्रेसिपिटेशन फॉर्म में होना केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसको इंडिकेट करता है। तो प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन क्या है, जो प्रेसिपिटेट आते हैं उसकी डेफिनेशन है, इट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट। जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो सॉलिड प्रोडक्ट होते हैं विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सोल्यूशन। जो रिएक्शन के दौरान
सेपरेट आउट हो जाते हैं सॉलिड फॉर्म में, वो उसके अंदर सोल्यूबल नहीं होते, तो ये हमारे होंगे प्रेसिपिटेट। अब हम देख लेते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। मैंने जैसे आपको बोला कि डबल डिस्प्लेसमेंट में दो रिएक्टेंट्स इन एक्वस फॉर्म में अपने आयंस एक्सचेंज करता है। तो ये जो है दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स react and exchange their ions and form two products in which one product is soluble but other product is insoluble, called precipitate. It is always carried out in aqueous solution. नो एक्सचेंज इन सॉलिड स्टेट। आपको पता है कि सॉलिड स्टेट में, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, सपोज सोडियम क्लोराइड है। अब आप देख रहे हो जैसे सॉलिड स्टेट में सोडियम क्लोराइड है, ये आयनिक कंपाउंड है जिसमें सोडियम मेटल पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव होती है। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है और इसको ब्रेक डाउन करना इजी नहीं होता। आप नॉर्मल सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, आपका जो सिंपल सॉल्ट है, हम इसको ब्रेक डाउन नहीं करते, लेकिन जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो वाटर की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, वाटर में डाइलेक्ट्रिक फोर्स होता है। ये डाइलेक्ट्रिक फोर्स इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इजीली ब्रेक डाउन कर देता है, इसलिए हम इसको आयनिक कंपाउंड, ये जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं, हम इन्हें एक्वस फॉर्म में ही एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, क्योंकि जब वाटर इसको सोडियम एंड क्लोरीन दोनों आयंस में इसको ब्रेक डाउन करेगा तो आयंस इजीली, आयंस में वो अलग हो जाएंगे और आयंस एक्सचेंज ऑफ आयंस इजीली हो जाएगा। तो आपको डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गई होगी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर दो कंपाउंड्स, दो रिएक्टेंट्स होंगे जो हमेशा एक्वस फॉर्म में होंगे। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो अपने एक आयन का एक्सचेंज करते हैं, यानी एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के पास जाता है और दूसरे का नेगेटिव एक के पॉजिटिव के पास आता है। यहाँ पर टू प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसके अंदर एक प्रोडक्ट तो सल्यूबल होगा, वो एक्वस फॉर्म में होगा, लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पर सल्यूबल नहीं होगा, वो इनसल्यूबल होगा, और जो इनसल्यूबल होगा वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वहां से सेपरेट आउट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलिए अब हम इसके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ लिया है सिल्वर नाइट्रेट। मैंने जैसे पहले बोला था हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए, तो सिल्वर नाइट्रेट का मैंने एक्वस सोल्यूशन दिया, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन दिया। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्सचेंज ऑफ आयन देख रहे हैं। आप सब जानते हैं सिल्वर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव के पास गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास गया तो सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट हुए जो इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हुए। अब यहाँ देखिए Na पॉजिटिव है, ये NO3 नेगेटिव के पास गया और NaNO3 का एक्वस सोल्यूशन मिल गया। मतलब यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया, एक पॉजिटिव नेगेटिव के पास गया, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास गया। तो सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ इन एक्वस फॉर्म में रिएक्शन करता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, दो प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसमें NaNO3 तो सोल्यूबल प्रोडक्ट है और दूसरा सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट हमें वहां पर दिखते हैं और वो थोड़ी देर बाद वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, इसको BaCl2 जिसका फॉर्मूला है, हम इसे एक्वस फॉर्म में ले लेते हैं। इसको हम एक्वस सोडियम सल्फेट, दोनों कंपाउंड्स को एक्वस फॉर्म के अंदर हमने मिक्स किया, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। दोनों ने एक्सचेंज ऑफ अपने आयंस एक्सचेंज किए। बेरियम जो पॉजिटिव है सल्फेट नेगेटिव के पास गया, बेरियम के पास 2 पॉजिटिव होते हैं, सल्फेट के पास 2 नेगेटिव होते हैं। वैलेंसी यहाँ हमेशा बैलेंस होती है, तो बेरियम सल्फेट के पास गया, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ एक्सचेंज हुआ और BaSO4 इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए। और ये जो क्लोरीन है जो नेगेटिव है ये Na के पास गया, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स हुए और NaCl इसका एक्वस सोल्यूशन बन गया। मतलब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जो दो रिएक्टेंट्स इन एक्वस फॉर्म के अंदर जब हम इन्हें मिक्स करते हैं ये एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। एक प्रोडक्ट NaCl जो बना ये सोल्यूबल होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, और जो बेरियम सल्फेट है इसके हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और रिएक्शन हम देख लेते हैं, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट हम इसका एक्वस फॉर्म में ले लेते हैं, इसको हम मिक्स करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, KI, ये है हमारा पोटेशियम आयोडाइड। इनको हम मिक्स करते हैं तो यहाँ पर भी एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। Pb जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव आयोडीन के पास जाता है और पोटेशियम जो पॉजिटिव है ये NO3 इस नेगेटिव के पास आता है। तो PbI2 इसके व्हाइट नहीं होते, इसके येलो प्रेसिपिटेट होते हैं, येलो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं और जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये एक्वस फॉर्म में, ये सोल्यूबल फॉर्म में हमें मिल जाता है। तो ये मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सप्लेन कर दी है।
यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने 8 तक पढ़ा था एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम सब जानते हैं कि जब भी एसिड बेस, जिसको एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ये मैं आपको रिएक्शन क्यों बता रही हूँ कि डबल डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। डबल डिस्प्लेसमेंट में भी एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। यहाँ देखिए, हमने एल्कली बेस ले लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक एसिड ले लिया है डाइल्यूट HCl। आयन एक्सचेंज होगा, सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव के पास जाएगा और NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर OH नेगेटिव है और यहाँ पर आप देख रहे हो H पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव भी बनेगा, मतलब यहाँ भी एक्सचेंज ऑफ आयन ही हो रहा है। लेकिन यहाँ फर्क ये है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल बनता है, लेकिन जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है यानी एसिड बेस रिएक्शन है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट तो सॉल्ट बनता है लेकिन दूसरा हमेशा वाटर बनता है। हमेशा याद रखिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा वाटर फॉर्म होता है। तो आपको ये पूरा डबल डिस्प्लेसमेंट, मैंने चारों रिएक्शंस आपको कवर कर दी है। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी, हमने डिकम्पोजिशन पढ़ी, मैंने आपको डिकम्पोजिशन के तीनों टाइप्स बताए। उसके बाद मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी, हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी। आपको ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मेरा वीडियो बार बार देखिए क्योंकि एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाते हैं इसमें। मैंने एंड में नोट्स शेयर किए हैं और इससे रिलेटेड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं या आने की चांसेस हैं वो भी मैंने शेयर किए हैं। या तो आप नोट डाउन कर लीजिए या क्विकली उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट सीरीज भी मेरी देखिए।